इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध का अनिर्णायक अंत और वॉशिंगटन में राजनीतिक विचारों ने इस रिश्ते को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। अमेरिका इजराइल रणनीतिक संबंधों की वर्तमान स्थिति और भविष्य क्या है और इसका व्यापक मध्य पूर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम अमेरिकी नजरिया जानने वाले हैं। अमेरिकन व्यू में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में जिन्सा के सीनियर फेलो जॉन हैना हैं, जो उपराष्ट्रपति डिक चेनी के पूर्व वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं। हमारे साथ यहाँ समय निकालकर जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मेरा मतलब है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या गरजता शेर आप किस सेना से हैं उस पर निर्भर करता है के दौरान अमेरिका इजराइल सहयोग बहुत अच्छा लग रहा था। अब चीजें पहले जितनी शानदार नहीं रहीं, पर सब बिखर भी नहीं रहा। अभी इस समय अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य स्तर पर सहयोग को लेकर आपकी क्या राय है? सैन्य संचालन स्तर पर माइक, मुझे लगता है कि ये वाकई अद्भुत था। ये वास्तव में संबंधों के लिए एक गुणात्मक छलांग थी। मैंने हाल के दिनों में कुछ लोगों को ये कहते सुना है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये वास्तव में इजराइल का पहला युद्ध था जो अंग्रेजी में लड़ा गया। आपसी सैन्य तालमेल का स्तर, युद्ध में अभियानों के बारे में लगातार बातचीत और निश्चित रूप से अमेरिकी सेना की उत्कृष्टता। लेकिन मुझे लगता है आईडीएफ ने एक बार फिर खुद को न केवल दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक साबित किया, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि वो अमेरिका के लिए अगर सबसे मूल्यवान नहीं तो सबसे मूल्यवान परिचालन सैन्य साझेदारी है, जितने भी साझेदार हमारे पास दुनिया में कहीं भी हैं। अगर हमारे पास यूरो एशिया या इंडो पैसिफिक में आईडीएफ के बराबर कोई ऑपरेटिंग पार्टनर होता तो वो अमेरिका के लिए बहुत मूल्यवान होता। इन दोनों सेनाओं द्वारा संचालन के स्तर पर वाकई असाधारण प्रदर्शन किया गया, जो कि निश्चित रूप से युद्ध के वास्तविक समाधान से अलग है। युद्ध केवल युद्ध के मैदान की घटनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़ा घटनाक्रम है। ये प्रतिस्पर्धी इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय दृढ़ता की लड़ाई है, और किसके पास आप जानते हैं दूसरे पक्ष से ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता है, और वहां तस्वीर बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है, ये स्पष्ट है। तो चलिए उस जटिल तस्वीर पर बात करें, क्योंकि सैन्य उपलब्धियों के बावजूद वो अभी तक रणनीतिक जीत नहीं बनी है। अब हमारे पास राजनीतिक विचार, अमेरिका में आने वाले मध्यावधि चुनाव, आर्थिक संदेशबाजी आदि हैं। इन सब का यहाँ के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि हम फिर से रिपब्लिकन पार्टी के भीतर अलग थलग रहने की पक्षधर आवाजें सुनते हैं, जो कहती हैं अरे हमें यहाँ थोड़ा अलग होना चाहिए। हम पार्टी के भीतर अधिक पारंपरिक आवाजें भी सुनते हैं जो कहती हैं कि हमें इस गठबंधन को बनाए रखना चाहिए, ये हमारे लिए लंबे समय में सबसे अच्छा है। आपके अनुसार ये राजनीतिक विचार सैन्य और रणनीतिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं? मुझे लगता है इसमें शक नहीं है, हमें इसे कम गंभीर बताकर पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जटिल करता है। जिस तरह से ये युद्ध समाप्त हुआ है, युद्ध के अंतिम चरण को लेकर जो तनाव रहे हैं, रणनीतिक रूप से मैदान में हमने जो परिणाम हासिल किए और जो ईरान में हासिल किया, ये एक मिश्रित अस्पष्ट तस्वीर है। ये वो पूरी जीत नहीं है जिसकी हमारे नेताओं ने हमसे वादा किया था या हमें दिखाई थी। मुझे लगता है इसमें थोड़ी निराशा है। अवश्य ही इसमें कुछ हद तक दोषारोपण भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार इस समय दोनों देशों में दो नेतृत्व हैं। वे एक दूसरे से खुले और स्वतंत्र तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर दिशा। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोनों ही ऐसे लोग हैं जो इस संबंध के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं, जो दोनों देशों के लिए इसकी अहमियत को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इसे संभाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए लोगों को संबंधों को, जिसमें रणनीतिक संबंध भी शामिल हैं, समायोजित करने की क्षमता चाहिए, और एक ऐसे भविष्य की ओर देखने वाले एजेंडे के बारे में सोचना चाहिए जो हमें सच में अगले स्तर तक ले जाए। कुछ लोग मानते हैं कि पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्दी जीत हासिल करने के लिए जोर दे रहे थे, हालांकि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कहा। इस बीच ट्रंप प्रशासन बार बार सामने आकर कहता है कि ये एक त्वरित जीत होगी जिसे वे अंततः दिला नहीं सके। क्या ये सब बस उम्मीदों में ही खो गया था? हाँ, मुझे लगता है जिस किसी ने भी ये सोचा कि राष्ट्रपति ईरानी शासन को खत्म करने के लिए
लंबे महीनों या वर्षों चलने वाले अभियान के लिए पूरी तरह तैयार थे। शायद उनकी राष्ट्रपति से उम्मीदें कुछ ज्यादा थीं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में वेनेजुएला था। उनके दिमाग में 12 दिन की जंग थी, मिडनाइट हैमर, बहुत तेज, एक बार में खत्म होने वाले ऑपरेशन जो महत्वपूर्ण सैन्य सफलता दिलाते हैं। और मुझे लगता है कि इस युद्ध के मामले में कई तरह के कारणों से, कुछ गलत अनुमान, कुछ खराब योजना जो बनाई गई थी, वो वैसे नहीं हो पाया। और जब अप्रैल का महीना आया और राष्ट्रपति ने देखा कि ईरानी उतनी आसानी से नहीं टूटेंगे जितनी उन्हें उम्मीद थी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दी ये देखना शुरू कर दिया कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से मिलेगा। मेरा मतलब है, अगर आप अभी इजराइल हैं, आईडीएफ, इजरायली सरकार, तो क्या आप अभी ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध सुधारने के लिए सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह प्रशासन के पास वापस जाकर ये कहने की कोई बात है कि अरे चलिए इसमें साझेदारी करते हैं, अरे इस खास क्षेत्र में काम पूरा करने का अभी भी एक तरीका है? क्या आप इस वक्त एक कदम पीछे हटकर ये महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन अब आगे बढ़ चुका है और उस बाहर निकलने के रास्ते को चुन चुका है? हाँ, मेरा अनुमान है कि ये दूसरा ही है। कम से कम अभी ईरानी अभियान के संदर्भ में मुझे लगता है कि इजराइल ने एक फैसला कर लिया है। इस पर ट्रंप का नियंत्रण है। ये होने वाला है। जो भी होगा वो उनके समय के अनुसार और उनकी योजना के मुताबिक ही होगा। वे होर्मुज खोलना और आर्थिक दबाव कम करना चाहते हैं। साथ ही नवंबर के हमारे मध्यावधि चुनावों पर नजर रखे हुए हैं। वे मिड टर्म्स तक यही स्थिति बनाए रखना चाहेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। मेरे अनुसार लेबनान इजराइल के लिए ज्यादा जटिल और कठिन मुद्दा है और यहाँ पर कुछ अनिश्चितता है, क्योंकि हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के भीतर, खासकर उपराष्ट्रपति और जो वो सीधे ईरानियों के साथ कर रहे हैं, उसकी वजह से लेबनान के हालात पर असर पड़ता है। और फिर जाहिर तौर पर मार्को रूबियो, जिन्होंने अभी जून के आखिर में संप्रभु लेबनानी सरकार और इजराइल के बीच संभावित ऐतिहासिक सफलता के लिए बातचीत कराई है। आगे बढ़ने के तरीके में जो जेडी वींस द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन से काफ़ी अलग दिखता है। तो मुझे लगता है कि इजराइल को काफ़ी मजबूती से खड़ा रहना होगा और उसे लेबनान के साथ इस समझौते से एक बढ़त मिली है, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत स्थिति में है। मैं उस समझौता ज्ञापन पर बात करना चाहता हूं। मुझे पता है जिनसा जो जारी करता है वो सबके नाम पर नहीं होता। कुछ हफ्ते पहले संगठन ने एक ग्राफिक जारी किया था, मुझे नहीं पता, बहुत ही सूक्ष्म लेकिन दृढ़ता से उस समझौता ज्ञापन की शर्तों और सीमाओं की आलोचना की गई थी जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेरा मतलब है, क्या ये एक नाइंसाफी भरा सौदा है? मेरी राय में ये एक बुरा सौदा है, लेकिन ये हैरान करने वाली बात नहीं है जिस तरह से युद्ध का आखिरकार नतीजा निकला और ईरान असल में जो कर सका उसे देखते हुए। इसने हमें दो सैन्य समस्याएं दी जिनका मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के पास सर्वोत्तम प्रत्यक्ष सैन्य विकल्प नहीं थे। एक तो साफ था कि ईरान ने कितनी आसानी से होर्मुज को बंद कर दिया और दूसरा था उसकी ये क्षमता कि वो किसी न किसी स्तर पर अस्तित्वगत खतरा पैदा कर सकता था। अरब दुनिया में हमारे खाड़ी साझेदार जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों के संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो और मुझे नहीं लगता कि सेंटकॉम के पास ऐसे अच्छे समाधान थे जिन्हें राष्ट्रपति ने स्वीकार्य जोखिम और लागत के रूप में देखा हो। एक बार ऐसा होने पर मुझे लगता है कि अमेरिका फंस गया था। राष्ट्रपति के लिए ये लगभग अनिवार्य था। उन्होंने 2 महीने एमओयू तक पहुंचने की कोशिश में बिताए, लेकिन उस समय ये लगभग अनिवार्य था। वो इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, इससे बाहर निकलने का तरीका खोज रहे थे और इससे एक एमओयू तैयार हुआ जो अंततः पूरी तरह से, मैं कहूँगा, उस दस्तावेज के मुताबिक ईरानी शर्तों पर आया, अमेरिकी शर्तों पर नहीं। मुझे नहीं लगता इसे नकारा जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्थिति पूरी तरह निराशाजनक है। उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए हम उस दबदबे को फिर से बढ़ा सकें जिसे हम पहले ही छोड़ चुके हैं, हालांकि हम मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपने लेबनान मुद्दा उठाया था। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी बात है जिस पर सभी नहीं, लेकिन इस समय जो महत्वपूर्ण लोग हैं वे अमेरिका और इजराइल के साथ एक ही सोच पर हैं और लेबनान भी अपनी घरेलू जनता को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो इसमें शामिल हो रहा है। क्या उस क्षेत्र में वो सफलता, अगर वो वास्तव में एक सफल उपलब्धि बन जाती है, ईरान के मोर्चे पर दिशा बदल सकती है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि ईरानियों ने साफ कर दिया है कि लेबनान का मोर्चा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है।
ऐसा लगता है कि वे लेबनान के लिए युद्ध जारी रखने और फिर से युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं, जो कि एक अद्भुत घटनाक्रम है। ये दिखाता है कि वे अपनी स्थिति को कितना मजबूत मानते हैं, अगर वास्तव में हम इस समझौते को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। संप्रभु लेबनानी सरकार और विशेष रूप से लेबनानी सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए इस अवसर का वास्तव में लाभ उठाने और खुद को स्थापित करने, लेबनान के राष्ट्रीय क्षेत्र पर कुछ हद तक नियंत्रण फिर से स्थापित करने और हिजबुल्लाह को वास्तव में हाशिए पर डालने और हिजबुल्लाह के माध्यम से लेबनान में ईरानी घुसपैठ को सीमित करने के लिए और किसी तरह की नई व्यवस्था तक पहुंचना, यहाँ तक कि इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौता भी करना। मुझे लगता है कि ये वास्तव में ऐतिहासिक होगा और व्यापक मध्य पूर्व को ऐसे तरीकों से प्रभावित करेगा जिसकी हम अभी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। आइए व्यापक मध्य पूर्व की बात करें, जो हर दिन बदल रहा है। कुछ गठबंधन मजबूत हो रहे हैं, वहीं कुछ कमजोर पड़ रहे हैं। कुछ समर्थन की उम्मीद थी, वो दोनों ओर साकार नहीं हुआ। अब्राहम समझौतों ने मध्य पूर्व को नया रूप दिया था। क्या अब जो हो रहा है वो नकारात्मक रूप में नया बदलाव है? हाँ, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ निश्चित रूप से कुछ प्रवृत्तियां उभरेंगी और खासकर खाड़ी देशों में, लेकिन व्यापक अरब दुनिया में भी लोग खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका कितना भरोसेमंद है और उसे अपने मुख्य सुरक्षा साझेदार के रूप में चुनने में उन्होंने जो दाव लगाया है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। स्पष्ट रूप से पूरे क्षेत्र में अमेरिका की जो सैन्य तैनाती है, क्या वो अरब देशों के लिए हानिकारक थी या मददगार? मुझे लगता है वे कहेंगे कि इन चीज़ों ने ईरानियों को रोकने और सुरक्षा देने के बजाय हमें उनका निशाना बना दिया। मुझे लगता है इस पर फिर से विचार हो रहा है और फिर से इसमें कोई सवाल नहीं है, आप इस बात को हल्का करके पेश नहीं कर सकते। हम अभी ऐसी मुश्किल स्थिति में हैं कि अपने खाड़ी साझेदारों के लिए कुछ हद तक वास्तविक भरोसा और रणनीतिक दृष्टि फिर से कायम करना भी कठिन है। इसमें इजराइल भी शामिल है और हम क्षेत्रीय एकीकरण, अब्राहम समझौते और इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति के पूरे प्रयास को फिर से कैसे सक्रिय करें। इस युद्ध के जिस तरह से समाप्त होने के बाद और जिस तरह से ये युद्ध इन खाड़ी अरब देशों के लिए चला, उसके बाद यहाँ से आगे का रास्ता लंबा और कठिन है। मुझे लगता है कि ये अमेरिका के लिए एकमात्र तार्किक कदम है। राष्ट्रपति अब्राहम समझौते में अपनी विरासत को महत्व देते हैं और उसे खोना नहीं चाहते। असल में वो उस पर और आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो सऊदी अरब को उस प्रयास की मुख्य कड़ी के रूप में देखते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राष्ट्रपति इस पर और जोर देंगे और यहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालेंगे जिससे अरब देशों और इजराइल दोनों को ये यकीन हो जाए कि ये अब भी हम सभी के साझा हित में है। इजराइल पर अमेरिका का कितना खर्च होता है, इस पर चर्चा तो होती है, पर इजराइल अमेरिका को क्या लाभ देता है, इस पर कम बात होती है। कांग्रेस में फंडिंग पर चल रही चर्चाओं के बीच यहाँ क्या दलील दी जा सकती है? हमारे पास एक और रक्षा समझौता ज्ञापन है जिस पर कांग्रेस में चर्चा चल रही है। इजराइल या अमेरिका इजराइल संबंधों का समर्थन करने वाले कैसे साबित करते हैं कि ये संबंध फायदेमंद है और इस पर खर्च सही है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल दलील है। तो फिर ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर बहुत सारे वर्ग हैं जो इसका विरोध करते हैं और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कम से कम विशुद्ध रूप से परिचालन के स्तर पर अगर आप देखें कि बस इस युद्ध को देखें, ये छोड़ दें कि ये कैसे खत्म हुआ और कुछ लोग कितने निराश हैं। लेकिन दुनिया में कहीं और ऐसा सोचना असंभव है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई साझेदार इतनी क्षमता रखता हो, सिर्फ सैन्य क्षेत्र में ही नहीं, खुफिया क्षेत्र में भी और जाहिर है उच्च तकनीकी क्षेत्र में भी। एक नवाचार अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया की सबसे गतिशील और क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपित करने के लिए तैयार और सक्षम अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ईरानी शासन में घुसपैठ करने में सक्षम, ईरानी नेतृत्व में घुसपैठ करने में सक्षम, ईरानी परमाणु कार्यक्रम में घुसपैठ करने में सक्षम। संयुक्त राज्य अमेरिका को अधिक खुफिया जानकारी और खतरे की जागरूकता देकर अमेरिकी जानें बचाई जा सकें। दुनिया में अब कोई ऐसा साझेदार नहीं है। पहले ग्रेट ब्रिटेन था, अब नहीं। ब्रिटेन ने अपनी सैन्य क्षमता में इतनी कम निवेश किया है कि अब वह सैन्य शक्ति प्रक्षेपित नहीं कर सकता। इजराइल हमारे सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ मध्य पूर्व में कार्रवाई कर रहा है, आप जानते हैं, अपनी सीमाओं से 1500 मील दूर। फिर से हमारे साझा हितों की ओर से
उस खतरे को कम करने के लिए जो ईरान ने पिछले 47 वर्षों से न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि उस क्षेत्र में अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों के लिए भी पैदा किया है। फिर से मैं कहता हूं, अगर हमारे पास मॉस्को या बीजिंग की मारक दूरी के भीतर कोई ऐसा देश होता जो हमारे मुख्य विरोधियों के खिलाफ सैन्य और खुफिया स्तर पर कार्रवाई कर सकता, उन क्षेत्रों में जैसे इजराइल कई वर्षों से ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर पा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रमुख वैश्विक शक्ति होने के कारण रणनीतिक रूप से बहुत आगे होता। तो हम इजराइल जैसे कम सहयोगी नहीं चाहते, हम इजराइल जैसे और अधिक सहयोगी चाहते हैं, और हम उस एकमात्र संबंध को खतरे में नहीं डालना चाहते जो हमारे पास है, जो सभी संचालनात्मक, सैन्य और रणनीतिक कारकों को एक साथ एक पैकेज में लाता है। मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसका समर्थन किया है। कांग्रेसमैन मार्लिन स्टुट्जमैन द्वारा एक योजना पेश की गई है, लेकिन अन्य लोगों ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं। सीधी सहायता हटा दें, जो चर्चा का विषय है, इसे समीकरण से बाहर रखें और हथियार ना बनने दें। दोनों सेनाओं के बीच सहयोग पर अधिक ध्यान दें, सैन्य संरचनाओं को एक साथ जोड़ें। कुछ लोग मानते हैं कि यही आगे बढ़ने का रास्ता है और भविष्य में लाभ होगा। क्या आप भी सहमत हैं? मैं सहमत हूं। जहां तक सैन्य क्षेत्र में वित्तीय सहायता की बात है, फिर से कहूंगा, $1 ट्रिलियन के अमेरिकी रक्षा बजट में $3 बिलियन प्रति वर्ष हमें इजराइल से जो लाभ मिलते हैं, खासकर क्षेत्र में हमारे साझा दुश्मनों के खिलाफ उसकी कार्रवाई की क्षमता सहित, वह बेहद मूल्यवान है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अमेरिका में विवादास्पद है, जहां हमारे बजट घाटे बेकाबू हो रहे हैं और हर एक डॉलर की अहमियत है। और इजराइल निश्चित रूप से अब उसकी अर्थव्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि वो 40 साल पहले वाला इजराइल नहीं रहा, जब ये रणनीतिक संबंध वास्तव में शुरू हुआ था। तो मैं समझता हूं शायद इजराइल कम वित्तीय सहायता में भी काम चला सकता है, और अमेरिका अब दुनिया भर में लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए कम इच्छुक है। तो मेरे लिए ये बात समझ में आती है कि हमें धीरे धीरे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए, लेकिन हमें इसे ऐसे तरीके से करना होगा जिससे हमारी रणनीतिक साझेदारी की कमजोरी का संकेत ना मिले और अमेरिका और इजराइल के बीच कोई बड़ा मतभेद ना दिखे, बल्कि ये दिखाए कि वित्तीय सहायता पर निर्भरता खत्म करना अमेरिका और इजराइल के लिए सफलता है। और अब हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं ताकि इस रणनीतिक साझेदारी को एक बिल्कुल नए गुणात्मक स्तर पर ले जाया जा सके। और इसका मतलब है कि हमारी संयुक्त अनुसंधान और विकास क्षमताओं का लाभ उठाना, ताकि भविष्य के लिए सभी क्षेत्रों में जैसे एआई, मिसाइल रक्षा, साइबर, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिस्टम और समाधान विकसित किए जा सकें। इसका मतलब है, मेरा मानना है, जैसा कि हमने पिछली जंग में देखा, अमेरिका का सैन्य रूप से, संचालनात्मक रूप से इजराइल से उसके ऑफ डे एयरबेस से कहीं अधिक सैन्य अभियान चलाना, जो जिन्सा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। अगर आप देखें कि पिछली जंग में क्या हुआ, तो ईरान के करीब अमेरिकी ठिकानों का हम ज़्यादातर इस्तेमाल भी नहीं कर पाए और उन्हें भारी नुकसान हुआ। तो ईरान से दूर इजराइल के अंदर वो रणनीतिक गहराई रखने का विचार, मेरा मानना है कि इस जंग के दौरान ये शानदार तरीके से काम आया, और अब हमें इस पर और जोर देना चाहिए और इसे अगले स्तर तक ले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि भविष्य में कई ऐसे विकल्प हैं जिनमें वित्तीय सहायता जरूरी नहीं है, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होंगे, और हमें इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है इसी दिशा में ये रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ेगी। देखिए, बेन गुरियन हवाई अड्डे का इस्तेमाल एक एयरबेस के रूप में किया जा रहा है, सही है, बिल्कुल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मैं आपसे सेंटकॉम के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें इजराइल का एकीकरण हुआ था। ये काफी समय से प्रक्रिया में था और आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुआ, जिसमें इजराइल का क्षेत्रीय रूप से अमेरिका के अन्य मध्य पूर्वी सहयोगियों के साथ एकीकरण हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जब अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगियों के बीच संबंधों में इतनी नाजुकता है, तो उस एकीकरण की प्रगति कितनी प्रभावित होगी? सबसे पहले मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इजराइल को सेंटकॉम में शामिल कराना, मेरी संस्था जिन्सा ने कई साल पहले से ही इसका समर्थन किया है। दिलचस्प बात यह है कि आईडीएफ में ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल था जो इस पर स्टैंड ले और इसे शानदार विचार कहें। हमें यूरोपीय कमांड के कार्य क्षेत्र से हटाकर सेंटकॉम में डालना,
उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी नौकरशाही की राजनीति है। हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते या इसमें दखल नहीं देना चाहते। अब राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में और 2021 से इजराइल सेंटकॉम में होने से दोनों पक्ष मानते हैं कि यह गेम चेंजर था। पिछले कुछ महीनों में हमने जो सैन्य और संचालनात्मक रूप से किया वो इजराइल के सेंटकॉम में शामिल हुए बिना संभव नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इजराइल की रक्षा उन पिछले समयों में हो पाती जब ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे जा रहे थे। सैकड़ों में अगर हजारों नहीं, क्या आप सोच सकते हैं कि अरब देश वास्तव में इजराइल की रक्षा में भाग ले रहे हैं जब तक कि वे सभी एकीकृत न हो गए हों और सेंटकॉम के तहत और सेंटकॉम की कमान में इन मिसाइल रक्षा अभ्यासों का अभ्यास न कर रहे हों। इस संघर्ष के बाद हाँ, मुझे लगता है कि हमें सभी को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ काम करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार अगर आप इसे एक खाड़ी देश के रूप में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इजरायलियों की अद्भुत क्षमताएं क्या हैं, अमेरिकियों की क्या क्षमताएं हैं। और आप खुद से कहते हैं मुझे उस तरह के उपकरण की कम जरूरत नहीं है, मुझे उस तरह के उपकरण की और ज्यादा जरूरत है। और मुझे ये सक्षम होना चाहिए कि मैं इजराइल जो कुछ भी पेश करता है, खासकर युद्ध के मैदान पर, उसका लाभ उठा सकूं। और फिर अगर आप सिर्फ मिसाइल डिफेंस को देखें, मिसाइल डिफेंस क्या ये इन लोगों के लिए कम महत्वपूर्ण हो जाएगा? ये ड्रोन रोधी मोर्चे पर और महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वे ड्रोन से बुरी तरह निशाना बने थे। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ अपनी असली रक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसका श्रेय अमेरिकी सिस्टम्स को जाता है, और यूएई के मामले में कुछ इजरायली सिस्टम्स को भी धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वे और भी ज्यादा ऐसी सुरक्षा चाहेंगे। एकीकरण, ये समझ में आता है, उस एकीकरण को और मजबूत करना, हमारी क्षमता को बढ़ाना, ताकि हम पूरे क्षेत्र की रणनीतिक गहराई के साथ खामियों और कमजोरियों को बंद कर सकें, बजाय इसके कि हर देश अकेले अकेले काम करे। मुझे अब भी लगता है कि इन्हीं उपायों से इन अरब देशों के लिए बड़ी संख्या में सैन्य समस्याओं का समाधान निकलेगा। तो मुझे लगता है कि जब हालात शांत हो जाएंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की तरफ से सही प्रोत्साहन मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह का सैन्य संचालन सहयोग, चाहे वो खुले तौर पर हो या फिर सेंटकॉम के जरिए गुप्त रूप से हो, समन्वय के चैनल के रूप में, उसमें अभी भी भविष्य में विकास के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। जब हालात शांत होंगे, खुदा ने चाहा तो जल्दी होंगे, मेरा मतलब है स्थिति का हमेशा पुनर्मूल्यांकन होता है। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता लंबे समय से शानदार है और अमेरिका के अन्य अहम सहयोगी भी हैं। क्या अमेरिका, क्या इजराइल किसी बिंदु पर, क्योंकि अब ये वो डिक चेनी की रिपब्लिकन पार्टी नहीं है जिसे आप जानते थे, क्या अमेरिका इजराइल का रिश्ता किसी बिंदु पर या फिर उस रास्ते पर है कि वो बस अमेरिका के लिए विदेशों में एक और मजबूत रिश्ता बनकर रह जाए? कुछ भी नहीं, कोई बुरी बात नहीं, कोई विरोधी रिश्ता नहीं, लेकिन बस एक और कतर, एक और सऊदी अरब, एक और तुर्की जैसा रिश्ता। क्या हम उसी दिशा में जा रहे हैं? मुझे लगता है कि इसके होने का खतरा साफ तौर पर है। बस यही है, यही यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दिशा की प्रकृति है। इजराइल में जो हो रहा है वो इस भावना को बनाए रखना और भी मुश्किल बना देता है। इस ऐतिहासिक भावना को कि हमारा रिश्ता सिर्फ मूल्यों पर ही नहीं बल्कि उन गहरे रणनीतिक हितों पर भी बना है जो हम साझा करते हैं। इजराइल और यहूदी लोगों की भलाई और भविष्य को लेकर अमेरिका की गहरी चिंता, क्या ये समय के साथ बदलता है? मुझे लगता है इसका खतरा है, खासकर अगर दोनों सरकारें अपने लोगों का सही नेतृत्व ना करें। ये समझना कि ये रिश्ता कितना अनोखा, महत्वपूर्ण और खास है और भविष्य में इससे हमें दोनों को कितना फायदा हो सकता है। हम अभी भी दुनिया की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। जब आप उस उच्च तकनीक को देखते हैं जो 21वीं सदी पर हावी होगी, तो इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे हैं। शायद कुछ और देश भी हैं जिनमें से कुछ हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते के बढ़ने के अभी भी मौके हैं, हमारे समाजों के उस खास चरित्र को बनाए रखने के लिए, सच में मिलकर काम करने के लिए। और जाहिर है कि हमारी सेनाएं और रणनीतिक समुदाय भी मिलकर काम कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अभी भी विकास और महत्वाकांक्षा की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन इसके लिए न सिर्फ हमारी सरकार से बल्कि उन लोगों से भी लगातार मेहनत की जरूरत होगी जो इस रिश्ते के फायदों को दोनों तरफ अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं आशावादी हूं। शायद ऐसा इसलिए है
कि सरकार में रहते हुए अगर आप आशावादी नहीं हैं तो फिर आप अपने देश के लिए अच्छा करने की कोशिश क्यों करेंगे? मुझे यकीन है कि इजराइल के साथ ये साझेदारी अमेरिका के लिए बहुत मूल्यवान है। बिल्कुल, कुछ मुद्दे और समस्याएं हैं जिन पर हमें मिलकर काम करना है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आशावादी बना हुआ हूं। उपराष्ट्रपति डिक चेनी के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन हैना, जिन्सा में वरिष्ठ फेलो, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपके साथ होना खुशी की बात है माइक, धन्यवाद। आप अमेरिकन व्यू देख रहे थे, हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे।